नमस्कार, स्वागत है आपका। एमवी नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी बंगाल में पूरा जोर लगा रही है। बीजेपी ने बंगाल में 35+ का टारगेट सेट किया है, तो वहीं करप्शन, विकास का पिछड़ापन और बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठियां राज्य की मुख्य समस्या बने हुए हैं और बीजेपी इन मुद्दों को जोर शोर से उठाती हुई बंगाल में नजर आ रही है। रिपोर्ट देखिए। के चुनावी रण में बीजेपी लगातार एक्शन मोड पर दिख रही है। पार्टी का पूरा फोकस लोकसभा चुनाव में हैट्रिक लगाने पर है। इसके लिए पार्टी खास प्लानिंग से आगे बढ़ रही है। बीजेपी नेतृत्व ने इस बार उन इलाकों को टारगेट किया जहां पार्टी का प्रदर्शन 2019 के चुनावों में कमजोर रहा है। इस रणनीति के तहत दक्षिण के राज्यों के बाद बंगाल पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। बंगाल में ममता का किला भेदने के लिए पीएम मोदी और बीजेपी के वरिष्ठ नेता लगातार बंगाल में आक्रामक चुनाव प्रचार कर रहे हैं। बंगाल में बीजेपी सभी 42 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। राजनीति के जानकारों का कहना है कि 2019 में बड़ी संख्या में वामपंथी वोट भाजपा की ओर चला गया और उसकी एक बड़ी वजह ये है कि कार्यकर्ताओं में सुरक्षा की दरकार कांग्रेस और वाम दलों का गठबंधन है, जिसके बाद वाम दलों के समर्थकों के पास विकल्प बहुत सीमित थे। तो वहीं बीजेपी वाम दलों के समर्थकों को ये यकीन दिलाने में सफल रही कि वह उनकी सुरक्षा कर सकती है और वे बंगाल से ममता को उखाड़ फेंक सकते हैं। बंगाल विकास के मामले में पिछड़ा हुआ है। अपनी जनसभा में पीएम मोदी इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रहे हैं। साथियों, मुझे यहाँ के मेरे साथी बता रहे थे कि पहले यहाँ कितनी फैक्ट्रियां हुआ करती थी। एक समय पूरा बंगाल इंडस्ट्री के मामले में कितना आगे था, लेकिन कांग्रेस, लेफ्ट और फिर टीएमसी ने सारे उद्योगों को बर्बाद कर दिया। लाल झंडे वाले ताले लगाते रहते थे। यहां तोलाबाजी हो, दंगे हो, वहां कौन आएगा, कौन निवेश करेगा। राज्य में घुसपैठ बड़ी समस्या है। बांग्लादेश से राज्य की सीमा लगे होने की वजह से बड़ी संख्या में बांग्लादेश से घुसपैठ होती है, जिसकी वजह से कई जिलों के जनसांख्यिकी घनत्व बदल गए हैं। कई जिलों में मुसलमानों की संख्या तेजी से बढ़ी है। सीमावर्ती 8 जिले उत्तरी दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर, मालदा, मुर्शिदाबाद, नादिया, उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना और हावड़ा में 35 से 40% मुस्लिम आबादी हो गई है। बीजेपी इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रही है। ऐसा लग रहा है यहां हिंदुओं को बंगाल में टीएमसी की सरकार ने यहां हिंदुओं को दोयम दर्जे का नागरिक बना करके रख दिया है। ये कैसे लोग हैं? जय श्री राम के उद्घोष से उनको आपत्ति है। जय श्री राम बोलो तो उनको बुखार आ जाता है। राम मंदिर के निर्माण से आपत्ति है। इन लोगों को रामनवमी की शोभा यात्रा से आपत्ति है। मैं आज पूछना चाहता हूं टीएमसी सरकार से, यहां संदेश खाली में हमारी बहनों के साथ, हमारी दलित बहनों के साथ इतना बड़ा अपराध हुआ, पूरा देश कार्रवाई की मांग करता रहा। टीएमसी उसके गुनहगार को बचाती रही। क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि उस गुनहगार का नाम शाहजहां शेख था? पीएम मोदी बंगाल के चुनावी सभा में ममता सरकार पर जमकर निशाना साध रहे हैं। बीजेपी की चुनावी सर्वे भी राज्य में बीजेपी की मजबूत होती स्थिति को दिखा रहे हैं, जिसने बीजेपी नेताओं के हौसले बुलंद कर दिए हैं। बीजेपी ममता के किले को कितना भेद पाती है, ये चुनाव परिणाम के बाद ही पता चल पाएगा।
क्या बीजेपी ममता का किला भेद पाएगी, ये बड़ा सवाल है। हालांकि तैयारी भारतीय जनता पार्टी की लगातार बंगाल में दिखाई पड़ रही है, क्योंकि जिस तरीके से प्रधानमंत्री एक के बाद एक बड़ी हुंकार बंगाल में भरते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और ये चेतावनी ममता बनर्जी को देते हुए सुनाई पड़ रहे हैं कि जिस तरीके से बंगाल का जो हाल, ये आरोप बीजेपी लगा रही है कि ममता बनर्जी ने किया है, अब इसे जनता स्वीकार नहीं करेगी। हालांकि इस पर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। मेरे साथ आशुतोष झा जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। आशुतोष जी, स्वागत मैं करूंगी आपका। इनके अलावा मेरे साथ अखिलेश सिंह, नेता टीएमसी के। इसके अलावा मेरे साथ जुड़ेंगे डॉक्टर रुपेश वर्मा, नेता सीपीएम के। तो सबसे पहले आशुतोष जी, आप ही को मैं पहले सवाल आपसे लूंगी, क्योंकि जिस तरीके से 35+ का टारगेट आप पश्चिम बंगाल में लेकर चल रहे हैं, कितने आश्वस्त पश्चिम बंगाल में आप? फिलहाल 18 सीटें आपके पास हैं। हाँ, देखिए, आज हम 23+ का टारगेट लेकर यदि चल रहे हैं तो उसके पीछे हमारा ग्राउंड का राजनीतिक अनुभव भी है और जनता क्या सोच रही है वर्तमान सरकार के बारे में, पश्चिम बंगाल की सरकार के बारे में, वह भी है। दोनों के मिशन से हमने ये टारगेट सेट किया है। और आज हम 3 तारीख को चर्चा कर रहे, 3 मई को। यदि हम 2021 में 3 वर्ष पूर्व चले तो आप भी तब पत्रकारिता कर रहे होंगे और आपने भी देखा था कि किस तरीके से पश्चिम बंगाल में तृणमूल सरकार के बहुमत होने पर रक्त तांडव चला था। इस तरीके से पूरे देश ने देखा था कि लोकतंत्र की हत्या की गई थी यहाँ। तो तब से लेकर अभी तक पश्चिम बंगाल के लोग निरंतर ऐसी हत्याएं, ऐसे गुंडागर्दी का दौर देख रहे हैं। और आज प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में लगभग बंगाल के सभी ज्वलंत मुद्दों को कवर किया, कि चाहे आज वो हिंदुओं को दोयम दर्जे में रखने का बात हो, या संदेश खाली में महिला सुरक्षा को ताक पर रखने की बात हो, या भ्रष्टाचार की बात हो। जिस प्रदेश की आज 2 से 3 कैबिनेट मंत्री जेल में सलाखों के पीछे है, वहां पश्चिम बंगाल की जनता आज त्राहिमाम कर रही है। और उसी के आधार पर, उसी के दम पर हम यह दावा कर रहे हैं कि हम 30 से अधिक सीटें लाएंगे। और देखिएगा कि यदि हम 4 जून को जब आपके साथ चर्चा कर रहे होंगे तो बंगाल से यह सीटें उभर कर आएगी, क्योंकि यह जनता का मत हम रख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी एकमात्र विकल्प है तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ। आपने कल देखा भी, परसों अधीर रंजन चौधरी जो कांग्रेस के लोकसभा में दल के नेता हैं, उन्होंने भी कहा कि तृणमूल को वोट देने से अच्छा बीजेपी को वोट दे दो, क्योंकि बंगाल जो वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य है उसमें तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ एकमात्र भारतीय जनता पार्टी मजबूती से खड़ी है और हमें इसका लाभ है। यानी कि पूरी तरह से जो बीजेपी है पश्चिम बंगाल में आश्वस्त दिखाई पड़ रही है। अखिलेश जी, आशुतोष जिस कॉन्फिडेंस में दिखाई पड़ रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि पिछले अगर विधानसभा चुनाव की हम बात कर लें तब भी किस तरीके से जो है बंगाल में हाहाकार मची, और शायद अभी का भी जिक्र वो कर रहे हो संदेश खाली में जिस तरीके से तस्वीरें सामने आई, तो आप कितना इत्तेफाक रखते हैं आशुतोष जी की बातों का, और क्या आपको लग रहा है कि अब बंगाल जो है ममता दीदी के हाथों से खिसक रहा है? बहुत ही अच्छी बात उन्होंने कहा कि 2021 में बहुत बड़ा हाहाकार मचा था। भारत वर्ष से इनके जितने मुख्यमंत्री हैं भाजपा के, कितने केंद्रीय मंत्री हैं, सुनाई दे रही है आपको? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अखिलेश जी बोलिए। केंद्र में जितने इनके मंत्री थे, एमपी थे, एमएलए थे, करीब कम से कम 1200 लोग इनके प्रतिनिधि पूरे पश्चिम बंगाल में दौरा कर रहे थे। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी, कहीं कसर भी नहीं छोड़े, कहीं कोई कसर नहीं छोड़े। और पूरे बंगाल के बारे में, हमारी दीदी के बारे में, हमारी संस्कृति, पश्चिम बंगाल की संस्कृति के बारे में कुछ नहीं धुनाधार इन्होंने जितने आरोप लगाए उसके अगेंस्ट में जिस तरह से जनता ने परिणाम दिया है, पूरे भारतवर्ष के लोग और पूरे विश्व के लोग ने देखा है। फिर आने वाला दिन आ रहा है, इंतजार कीजिए, इसका जवाब जनता देगी। जनता देख रही है। पहली बात तो यह है कि इन्होंने मुद्दा उठाया है। फिर बात जब अभी आशुतोष जी कर रहे थे, आशुतोष जी का बात मैंने कर रहा हूँ, इनके बीजेपी के, आरएसएस के जितने भी प्रवक्ता हो, भारतीय जनता पार्टी के छोटे से बड़े जितना भी नेता, इनके पास और कोई मुद्दा ही नहीं रहता, सिर्फ हिंदू मुसलमान छोड़ के इनके पास मुद्दा है। हम इनके पास ये बात है और हमारे पास सिर्फ काम है। हम लोग काम को लेके गए हैं जनता के बीच में, हम अपनी काम को रखते हैं। हमारी जितने भी प्रकल्प है, आप ये लोग बोल रहे हैं कि बहुत तांडव चल रहा है, अरे पूरा भारतवर्ष देख लीजिए उठा के, क्या स्थिति है भारतवर्ष की। आज रोजगार की बात कीजिए, भारतवर्ष में कुछ साल पहले ही तांडव हुआ है सैनिक भर्ती को लेके, अग्निवीर को लेके, जिस तरह से इनके इस सरकार की बिहार में, यूपी में जिस तरह से तांडव, अभी किसान आंदोलन में लोग ठीक नहीं कर पा रहे हैं। इनके पास कोई मुद्दा नहीं। एनआरसी, सीए एक बहुतावादी देते हैं, तकनीक करने में इनके पास कोई जवाब नहीं है।
सिर्फ इनके पास एक मुद्दा रहता है, मंदिर मस्जिद। अरे रोजगार चाहिए, लोगों को काम चाहिए। हम लोग काम के लिए बात करते हैं, रोजगार के लिए। हम लोग जनता के बीच में खड़े रहते हैं। तृणमूल कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता जनता के बीच में रहते हैं, सुख दुख में खड़े रहते हैं। आप 2011 के पहले का पश्चिम बंगाल देखिए और अभी का पश्चिम बंगाल देखिए। आप 24 घंटा पानी मिल रहा है, बिजली मिल रहा है, रोजगार मिल रहा है, हर जगह है। आज भारतवर्ष में देख लीजिए कि रोजगार की क्या स्थिति है। पूरे प्रदेश की देख लीजिए, भाजपा शासक जहाँ भी है, आज इनके पास एक ही चीज है। स्थितियां हालांकि पश्चिम बंगाल में बदलती और बनती रहती हैं। रुपेश वर्मा जी, जिस तरीके से अगर हम 2019 की बात करें तो भारी संख्या में जो वामपंथी वोट है वो बीजेपी की तरफ चला गया था। तो फिलहाल आपको इस समय किस तरह की स्थिति दिखाई पड़ रही है पश्चिम बंगाल में? रुपेश जी। मोदी सांप्रदायिक मुद्दों पर ही अपनी बात रख रहे हैं। ना तो वो विकास की बात कर रहे हैं, ना संपत्ति के केंद्रीकरण की बात कर रहे हैं, ना रोजगार की बात कर रहे हैं। ये बड़ी खराब स्थिति आज देश की है कि वो मंगलसूत्र के ऊपर, मुसलमानों के ऊपर, अल्पसंख्यकों के ऊपर और इतने बड़े पद पर होते हुए, प्रधानमंत्री जैसे पद पर होते हुए और 10 साल प्रधानमंत्री रहने के बावजूद उनके पास देश के सामने बताने के लिए कुछ भी नहीं है। और बेरोजगारी 45 वर्षों में इतनी ज्यादा बढ़ गई है और केवल सांप्रदायिक लाइन पर उनका प्रचार उनकी बौखलाहट को दिखाता है। और बिल्कुल बीजेपी को ये लगने लगा है कि इस वर्ष लोकसभा के चुनाव में बीजेपी की जो जमीन थी, जो उसने सांप्रदायिक लाइन पर खड़ी की थी, वो आज खतरे में है। और जनता ये बात समझ चुकी है कि बीजेपी के पास सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान के अलावा कोई एजेंडा नहीं है। रोजगार के मुद्दे पर, सार्वजनिक संपत्तियों के निजीकरण के मुद्दे पर जब सवाल पूछा जाता तो वो केवल एक ही बात कहते हैं कि मुसलमानों की संख्या बढ़ गई है, कांग्रेस मंगलसूत्र छीन लेगी, अल्पसंख्यक देश में बढ़ जाएंगे, बांग्लादेश से लोग आ जाएंगे। वो कभी ये नहीं बताते कि आपने 10 वर्षों में बेरोजगारी के मुद्दे पर क्या किया, स्वास्थ्य के मुद्दे पर क्या किया, शिक्षा के मुद्दे पर क्या किया। ये भी नहीं बताते कि आपने कुल 23 लोगों की 12 लाख करोड़ की जो कर्ज थे वो क्यों माफ कर दिए। यदि के ये बात चल रही है कि जो कर्ज माफी क्यों की, तो उस मुद्दे को बदलने के लिए वो सवाल उठा देते हैं कि कांग्रेस यदि आ गई तो उन्होंने मैनिफेस्टो में झूठ, यानी कि इतने बड़े पद पर होते हुए इस तरह झूठ बोलना कि कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में लिख दिया कि वो हिंदू महिलाओं के मंगलसूत्र लेकर के मुसलमानों में बांट देगी। इससे बड़े दुर्भाग्य की बात आज कुछ भी नहीं है। और देश की जनता इस चीज को समझ चुकी है। और मुझे नहीं लगता कि बीजेपी ने जो परफॉर्मेंस पिछले 2019 के चुनाव में करी थी वो इस बार वो उसके आसपास भी नजर आएगी। 18 सीट उन्होंने पिछली बार ली थी, तो वो उससे बहुत पीछे रहने वाली है जहां तक बंगाल की बात। चलिए आशुतोष जी, हालांकि 2014 में आपकी 2 सीटें थी बंगाल में और 2014 से 19 तक जो है आपका आंकड़ा बढ़ा, 18 सीटों पर आप पहुंच गए। हालांकि आरोप आप पर लगते रहते हैं कि बंगाल में पूरी कोशिश बीजेपी करती है तुष्टीकरण की राजनीति करने की। और चाहे 2021 की विधानसभा चुनाव की हम बात करें और अभी हाल ही में जिस तरीके से बशीरहाट की जो सीट की जो जगह है संदेश खाली में जिस तरीके से टीएमसी के नेता शाहजहां शेख के खिलाफ तमाम जो आरोप लगे, जिस तरह से वहां पर तमाम जो चीख पुकार निकलकर सामने आई, क्या बड़ा कारण आप इस पर मानते हैं कि इतनी चीख पुकार होने के बावजूद भी जो बशीरहाट सीट है वो आपके हाथ से निकलती दिखाई पड़ रही है? सर्वे में सामने आ रहा है। जी देखिए, अखिलेश जी ने अच्छी बात याद दिलाई कि 2021 में हमारे 1200 नेता घूम रहे थे। देखिए, अखिल भारतीय हमारी पार्टी और हमारे पास लोग हैं। मैं वही याद दिला रहा हूँ कि जनता ने आपके ऊपर भरोसा जताया, फिर आपने लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ क्या किया? आपने जो तांडव किया, जहाँ पर कलकत्ता हाईकोर्ट की टिप्पणी है, आशुतोष झा की टिप्पणी नहीं है कि यहाँ पर शासक का कानून चल रहा है, कानून का शासन नहीं चल रहा। इन चीजों को जो पश्चिम बंगाल ने देखा, उसका विरोध में पश्चिम बंगाल की जनता आज वोट करने के लिए जाने वाली है। रोजगार की बात कर रहे हैं, किस मुख से रोजगार की बात कर रहे हैं? आज पार्थो चटर्जी जिस वजह से जेल में है, जो बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री थे, इस वजह से जेल में है कि आलू पटल टमाटर के भाव में इन्होंने नौकरियां बेची। आज कलकत्ता हाईकोर्ट ने 25,000 नौकरियों को बातिल किया और जब ये सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तो सुप्रीम कोर्ट ने भी उस मामले में
ये करने के लिए, इंटरवीन करने के लिए मना कर दिया। तो आप पश्चिम बंगाल के युवाओं की नौकरियों को बेच रहे हैं। क्या वो लोग आपसे आगामी चुनावों में सवाल नहीं करेंगे कि भाई आपको किसने ये अधिकार दे दिया कि आप आलू पटल के भाव हमारी नौकरियों को बेच दे? और हिंदू मुस्लिम की बातें यदि हो रही है तो कौन सी मुख्यमंत्री ने रामनवमी के मिचिल से 3 दिन पहले कहना चालू कर दिया कि वो लोग, अब वो लोग यहाँ पता नहीं किसके लिए था कि वो लोग रामनवमी के दिन आपको गाली देंगे और आप अल्लाह का नाम लेकर उनको माफ कर दीजिएगा। प्रधानमंत्री मोदी का बयान बहुत बाद में आया, लेकिन ये मुख्यमंत्री खुलेआम वो लोग गाली देंगे और आप अल्लाह का नाम लेकर माफ करिएगा, ऐसी बयानबाजी रामनवमी से 2-3 दिन पहले की है। तो मुझे लगता है कि इसके बाद हिंदू मुस्लिम कौन कर रहा है इसकी बातें समझ में आती है। और प्रधानमंत्री मोदी ने आज एक और बात स्पष्ट की, शेख शाहजहां को इसलिए बचाने की कोशिश संदेश खाली में हुई क्योंकि उनका नाम शेख शाहजहां था। ये मैं भी कई बार कहते हुए आया हूँ कि जब मुख्यमंत्री ने विधानसभा के पटल पर, आप सभी ने देखा था कि रेप के आरोप लगने के बाद भी 3 दिन बाद मुख्यमंत्री विधानसभा में आकर शेख शाहजहां का बचाव की थी। वो सिंधु हाजरा का बचाव नहीं की थी, वो उत्तम सरदार का बचाव नहीं की थी, लेकिन शेख शाहजहां का बचाव उन्होंने इसलिए किया क्योंकि उसके नाम में शेख था। और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कहती है कि दूधे गोरू लात ही खेते हुए, यानी जो गाय दूध देती है उसका मुझे लात भी खाना स्वीकार है। और ये जो वोट बैंक की लेकिन आशुतोष जी, बचाव भी अगर किया, चलिए जनता आपके साथ है, आप ये लगातार कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल की जनता अब जान चुकी है कि टीएमसी के शासन में किस तरीके से जो है लूट खसोट है, लेकिन बावजूद इसके क्यों बशीरहाट जो सीट है जहां पर सबसे ज्यादा प्रभाव बीजेपी का होना चाहिए, अब की परिस्थितियों को देखते हुए क्यों नहीं यहाँ पर सर्वे में बीजेपी के पक्ष में ये सीट आ रही है? क्या कोई खास यहाँ पर रीजन, क्या मुस्लिम वोट बैंक यहाँ पर क्योंकि 47% है आप इसको मान रहे हैं, या फिर कोई अन्य फैक्ट इस सीट पर आप मान रहे हैं? मोदी जी ने एक बहुत ही सकारात्मक उदाहरण पेश किया रेखा पत्र को टिकट देकर, जो स्वयं पीड़िता की संदेश थाली में उनको हमने प्रत्याशी के रूप में उतारा। और वहां की जो महिला समाज है वो निर्विशेष धर्म के आधार को छोड़ते हुए भी सभी रेखा पत्र के समर्थन में वहां खड़ी है। लेकिन एक तो मामला देखना ही होगा कि डेमोग्राफिक जो वहां पर बदला गया था, जिस तरीके से वहां बाहर से भी घुसपैठियों को लाकर बसाया गया और बसीरहाट में जो डेमोग्राफिक बदलाव हमने देखा उसका प्रभाव वोट बैंक पर पड़ेगा, ये स्वाभाविक सी बात है। लेकिन फिर भी हमें यह विश्वास है, और यदि आप कह रहे हैं कि सर्वे में हम कमजोर हैं, तो 3-4 दिन पहले रेखा पात्रा पर तृणमूल कांग्रेस के गुंडों ने संदेश थाली में हमला किया, जिसके बाद गृह मंत्रालय ने एक्स कैटेगरी की सिक्योरिटी दी है। तो यदि हम बसीरहाट में कमजोर होते तो तृणमूल कांग्रेस के लोगों को रेखा पात्रा पर हमला करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, रेखा पात्रा को डराने धमकाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये जो इनके अंदर बौखलाहट है और ये जो डरा धमका रहे हमारे कैंडिडेट को, यही बताता है कि हम बड़ी मजबूती से बसीरहाट में चुनाव लड़ रहे हैं। और जो 30% सीटों का हम दावा कर रहे हैं उसमें एक बसीरहाट भी आएगा, क्योंकि वहाँ आम जनता रेखा पात्रा के साथ है, वहाँ जनता वर्सेस टीएमसी और लोग रेखा पात्रा के साथ चुनाव। अखिलेश जी, आप किस तरीके से देख रहे हैं बशीरहाट सीट? क्या लग रहा है, हालांकि सर्वे जो बता रहे हैं वो तो टीएमसी के पक्ष में है, लेकिन जिस तरह की स्थितियां बनी शाहजहां शेख को लेकर तमाम जो आरोप लगे, जो माहौल पश्चिम बंगाल में बना, लगता है कि बशीरहाट सीट और संदेश खाली मामले को लेकर कि पूरे बंगाल में इसका असर हो सकता है? कोई असर कहीं पे दिखने वाला नहीं है। जो गलत करता है, हमारी दीदी हो, हमारे युवा नेता अभिषेक बनर्जी हो, इस चीज को बर्दाश्त नहीं करते हैं। जो गलत है, जो अगर गलत कोई करता है तो उसके साथ पार्टी हमारी नहीं रहती है, पहला बात। दूसरा बात हो रहा है कि अभी बोले थे आशुतोष जी कि रामनवमी के तौर पे हमारी दीदी ने ये तो सौहार्द की भावना के लिए कहे कि सौहार्द में झमेला मत करिए, और पूरे भारतवर्ष में राम को लेके आए हैं। राम को कोई नहीं ला सकता है, राम सबको लाए हैं। और पहली बात, रामनवमी का छुट्टी अगर भारतवर्ष में कहीं पे भी है तो सिर्फ हमारी दीदी ने दी है, वो भी सिर्फ पश्चिम बंगाल में। भारतवर्ष में मोदी जी ने गुजरात में नहीं दिया है, योगी जी ने उत्तर प्रदेश में नहीं दिया है, बिहार में नहीं दिया है, झारखंड में तेरी सरकार अभी नहीं है। कभी राम को लेके इन्होंने सिर्फ मार्केटिंग किया है, राजनीति किए हैं और कुछ नहीं किया। अगर किसी ने किया है रामनवमी को और राम जी का किसी ने अगर रिस्पेक्ट किया है तो हमारी दीदी ममता दीदी ने किया, जो रामनवमी के दिन में, क्योंकि हिंसा करने का बहुत ही कोशिश किया गया, लेकिन हमारी प्रशासन और जिस तरीके से अखिलेश जी पीएम नरेंद्र मोदी बार-बार बंगाल में हुंकार भर रहे हैं। हाँ अखिलेश जी, पीएम मोदी बार-बार बंगाल में बसीरहाट में करीब 2 लाख से ऊपर वोटों से हमारा कैंडिडेट वहाँ पे जीत रहा है।
बिल्कुल, एक और सवाल सुन लीजिए। जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में पीएम मोदी जो है हुंकार भर रहे हैं, आज भी उनकी 3 जगह पर रैलियां थी और साफ तौर पर जो उनका हमला है वो कानून व्यवस्था पर है, तुष्टीकरण पर है, विकास के मुद्दों पर है और जो घुसपैठियां लगातार बढ़ रहे पश्चिम बंगाल में इस पर है। तो लग रहा है कि इन तमाम मुद्दों को लेकर कहीं ना कहीं जो है टीएमसी बैकफुट पर आ जाएगी। कहीं पे कोई नहीं है। 2014 वाला रिजल्ट होने वाला है तृणमूल कांग्रेस का यहाँ पे। 2014 में जो रिजल्ट हुआ था वही रिजल्ट पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस एमपी इलेक्शन में आने वाला दिन में आप देखिएगा। मैं टीवी पे आऊंगा, आप आइएगा, मेरा इंटरव्यू लीजिएगा और देखिएगा मैंने क्या कहा था। पूरा 2014 वाला ही रिजल्ट होगा। और रहा बात, क्या बोलिए आप, एक बार और क्वेश्चन। जिस तरीके से तमाम मुद्दे जो कानून व्यवस्था पर जो है पीएम मोदी हमला बोल रहे हैं, तुष्टीकरण पर हमला बोल रहे हैं, घुसपैठियां जो तादाद बढ़ रही है उस पर हमला बोल रहे हैं। हाँ, घुसपैठिए ढुक रहे, घुसपैठिए कहाँ से ढुक रहे? 2011 में सरकार आया तृणमूल कांग्रेस का, 14 में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मैं तो सारा साल उनके ऊपर आरोप अमित शाह के ऊपर दूंगा। सिर्फ आरोप लगा रहे हमारे ऊपर में। बॉर्डर सिक्योरिटी किसके हाथ में है? बॉर्डर सिक्योरिटी किसके हाथ में है? ममता दीदी के हाथ में क्या है कि हमारी गवर्नमेंट के हाथ में है? ये सब छोड़िए, बोलिए रोजगार की बात करें, अमन और शांति की बात करें, हमारा देश कैसे चलेगा उस पर मुद्दा पे बात करें, आप टीएमसी को कितनी सीटें दे रहे हैं बंगाल में? की बात करें, 3 साल के अंदर पूरा घुसपैठी ढूक गया है। ठीक है, 42 में से कितनी सीटें बंद हुए? सब कब तक चलेगा? कुछ नया मुद्दा लेके आए। चलिए अखिलेश जी, समय कम है, 42 में से कितनी सीटें टीएमसी को आप दे रहे हैं? राम मंदिर नहीं खा रहा है इनके भारतवर्ष में, राम मंदिर तक नहीं खाया है इनके इलेक्शन में, मुद्दा नहीं है, कहीं पे कोई हवा नहीं है राम मंदिर का। ये लोग बहुत प्रयास किए थे, इसके कारण इलेक्शन कमीशन को इनको रिजाइन दिलवाना पड़ा, कैसे भी करके चले डेट पे डेट। चलिए रुपेश जी के पास ठीक है। अखिलेश जी सुन लिया मैंने। रुपेश जी, पश्चिम बंगाल में वामपंथी जो वो हैं चेहरे हैं वो लगातार हालांकि बीजेपी के पक्ष में जाते हुए 2019 से दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन फिलहाल की स्थिति आपने बताया कि बीजेपी जो है सिर्फ और सिर्फ माहौल खराब करने की कोशिश वहां पर कर रही है। अब अगर हम सीपीएम की बात करें और अन्य वाम दलों की बात करें, किस भूमिका में पश्चिम बंगाल में वो हैं? अच्छे तरीके से वहाँ स्थिति वापसी करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है कि वाम दल जो है पिछले चुनाव में शिकस्त खाई, उससे पहले के चुनाव में शिकस्त खाई, लेकिन इतनी बात पक्की है कि इंडिया गठबंधन जिस तरीके से पूरे देश में एक विकल्प के तौर पर उभरा है, जिस तरीके से मोदी जी के झूठ के ऊपर झूठ जनता के सामने कलई खुली है और उनकी जो बौखलाहट सामने आई है कि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, केवल हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं। और अभी ट्रंप के बाद वो दुनिया में अभी के हाल के सभी नेताओं में झूठ बोलने वालों में नंबर 2 पे आ गए। तो हमारा कहना यह है कि देश में जहां कहीं भी बीजेपी की सरकार है वहां महिलाओं के प्रति जो अपराध है, अभी आपने देखा कर्नाटका में जो देवगौड़ा के पोते हैं उनके चुनाव प्रचार में शामिल हुए, उनके पूरे परिवारवाद के खिलाफ ये बोलते रहते हैं और 3 पीढ़ियों को लेकर के इन्होंने उनका दिल्ली में स्वागत किया। तो ये सिर्फ और सिर्फ अखंड करते हैं देश के विकास से, देश के संविधान से, लोकतांत्रिक मूल्यों से इनका कोई लेना देना नहीं है। चंडीगढ़ में आपने देखा, इंदौर में आपने देखा, सूरत में आपने देखा। बंगाल पर हम चर्चा कर रहे हैं, बंगाल में इंडी गठबंधन का क्या छवि है, एक बार पूछ लीजिए रुपेश जी से कि क्या इंडी गठबंधन के सभी घटक दल साथ में चुनाव लड़ रहे हैं? आशुतोष जी, समीकरण तो पूरे देश से बनते हैं। खैर आशुतोष जी, आप बंगाल में चलिए समय कम है। आशुतोष जी, बंगाल में बीजेपी को आप कितनी सीट दे रहे हैं? वैसे 35+ का टारगेट आपका है। और अब बंगाल की बात कर रहे हैं, महिला की बात कर रहे हैं, महिला स्टाफ के संग में हमारे गवर्नर जी ने क्या किया है वो तो सबके सामने देख रहे, सुबह से टीवी चैनल सब मुद्दा नेशनल न्यूज और सभी चैनल में दिख रहा है। इसके आगे मैं क्या बोलूं? अखिलेश जी, समय की थोड़ी सी कमी है। आशुतोष जी, अगर आप एक कमेंट में संक्षिप्त में बता पाएं कि बीजेपी, हालांकि आप 35+ का टारगेट जरूर रखे हैं बंगाल में, लेकिन कितनी सीटें लग रहा है कि आपको आ जाएंगे? 18 से 18 तो अभी आपकी हैं, कितनी लगभग? देखिए, आज प्रधानमंत्री मोदी ने भाजपा के मत को स्पष्ट कर दिया है कि तृणमूल कांग्रेस 15 सीटों को नहीं पार कर पाएगी और जिस इंडी गठबंधन का ये ताल ठोक रहे हैं वो इंडी गठबंधन के सभी घटक दल बंगाल में एक दूसरे से लड़ रहे हैं। यहाँ सीपीएम और कांग्रेस यद्यपि एक ही बात कर रहे हैं
लेकिन ग्राउंड पर सीपीएम से तृणमूल कांग्रेस लड़ रही है, तृणमूल कांग्रेस से सीपीएम लड़ रही है। इसलिए बंगाल में ये लोग एक दूसरे से लड़ते रहेंगे। भाजपा 30 से अधिक सीट लेकर बंगाल में नई राजनीति का एक जो दिशा निर्देश है वो तय करेगी। चलिए, आखिर देखने वाली बात होगी कि इन 42 सीटों के रण में आखिर कौन सी पार्टी कितना जो है खाता बंगाल में खोलती है, जनता को जो है अपने कामों से लुभा पाती है। फिलहाल आपने मेहमानों का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। अखिलेश जी बहुत शुक्रिया, आशुतोष बहुत शुक्रिया, डॉक्टर रुपेश वर्मा बहुत शुक्रिया खास चर्चा में जुड़ने के लिए। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एएमवी नेटवर्क। नमस्कार।